डोडो टीवी। भानपुर में आज बहुत चहल पहल है क्योंकि गांव में मेला लगा है। गांव का बड़ा मेला जो साल में एक बार लगता है। गांव में काफी लोग मेले में हैं और मेले का लुत्फ उठा रहे हैं। मंगू मेले में आया है। मंगू को बांसुरी बजाना बहुत अच्छा लगता है, पर उसे बांसुरी बजानी ज्यादा अच्छी नहीं आती है, लेकिन वो इसको मानना नहीं चाहता। मंगू को मेले में एक बांसुरी वाला दिखता है। बांसुरी वाले, बांसुरी कितने की दी है? अब ले लो साहब, मैं दाम लगा दूंगा। ये वाली बांसुरी दे दो, ये अच्छी लग रही है, इसे ही खरीद लेता हूँ। नई बांसुरी से बांसुरी बजाऊंगा तो ये जो गांव वाले मेरा मजाक बनाते ना, इन्हें भी पता चलेगा कि मुझे कितनी अच्छी बांसुरी बजानी आती है। मंगू एक बांसुरी खरीद लेता है और खरीद कर अपने घर की तरफ चल देता है। मंगू तो गांव वालों को अपनी बांसुरी बजाने की कला दिखाने के लिए बांसुरी ले जा रहा था, पर वो ये नहीं जानता था कि असल में वो क्या कर रहा है और किसे साथ ले जा रहा है। अगले दिन मंगू अपने घर के पास एक पेड़ के नीचे बांसुरी बजाने लगता है। मंगू की बांसुरी सुनकर गांव वाले उसकी तरफ आने लगते हैं। ओए क्या बात है मंगू, आज तो बड़ी अच्छी बांसुरी बजा रहे हो। हाँ मंगू, आज तो तुम्हारी बांसुरी सुनने में बड़ा मजा आ रहा है। मैं हमेशा से अच्छी बांसुरी बजाता था, तुम लोगों को अब अकल आई है, समझे? मंगू की बांसुरी सुनकर गांव में और भी लोग इकट्ठा होने लगे। कहीं ना कहीं मंगू ये बात जानता था कि आज बांसुरी अच्छी बज रही है, जबकि पहले जब वो बांसुरी बजाता था तो अच्छी नहीं बजती थी, पर वो इस बात को मानना नहीं चाह रहा था। मंगू ने काफी देर बांसुरी बजाई और कई गांव वालों ने खुश होकर उसे पैसे भी दिए। ये सही है, अब मैं ऐसे ही करूंगा, बांसुरी बजाया करूंगा और उससे जो भी पैसे आएंगे उससे अपना घर चलाऊंगा। ये शाम होती है और मंगू अपनी बांसुरी और पैसों के साथ घर वापस चला जाता है। इधर मुन्ना भी अपने घर की तरफ जा रहा होता है। तभी अचानक से डर के मारे वो गिर जाता है, क्योंकि सामने नजर आती है एक भयानक चुड़ैल। चुड़ैल बचाओ बचाओ, अरे कोई सुन रहा है मेरी आवाज, मुझे बचाओ, मेरी जान बचाओ। कोई तेरी आवाज ना सुन रहा है, ना ही सुन पाएगा। अब तू मेरे हाथ से मरेगा। ऐसा कहकर चुड़ैल मुन्ना को मार देती है। अगली सुबह मुन्ना की लाश पड़ी है और गांव वाले उसके इर्द गिर्द खड़े हैं। सभी दुखी हैं, पर इस घटना को एक हादसा मानकर आगे बढ़ते हैं। मुन्ना की मौत के बाद कुछ दिन मंगू गांव में बांसुरी नहीं बजाता है। कुछ दिनों बाद गांव में बांसुरी लेकर निकलता है और नदी किनारे बांसुरी बजाने लगता है। उसकी बांसुरी सुनकर बाकी सब लोग और तीनों अपने घर वापस लौट रहे होते हैं। तभी रास्ते में तीनों की साइकिल पंक्चर हो जाती है। अरे एक तो घर पहुंचने में देर हो रही, ऊपर से साइकिल पंचर हो गई, अब जाएं कैसे? जाना ही क्यों है घर, सीधे ऊपर जाना और अपने कर्मों की सजा भुगत। तीनों पीछे मुड़कर देखता है और चुड़ैल उसकी गर्दन काटकर उसे मार देती है। कुछ दिनों के बाद गांव वाले एक बार फिर मंगू की बांसुरी की आवाज में डूबे हुए हैं। जब से मैं मेले से बांसुरी लाया हूँ, तब से बांसुरी बजाकर खर्चा ठीक चलता है, लेकिन बीच में जो 2 लोगों की गांव में मौत हो गई, उस वजह से कितने दिन बांसुरी नहीं बजा पाया। चलो आज अच्छी कमाई हुई है। मंगू अपने घर की तरफ चलता है। इधर हरिया अपने घर का दरवाजा पटकता हुआ घर से बाहर निकलता है और कुछ दूर चलता है।
कोई अचानक हमारे गांव में क्या हो रहा है? 3 लोगों की मौत हुई है और कैसे हुई कुछ समझ नहीं आ रहा। तीनों के बीच कोई जोड़ भी नहीं है। हाँ, कुछ समझ तो नहीं आ रहा। अरे विनय भैया, कैसी बात कर रहे हो? तीनों मरने वालों के बीच में एक रिश्ता है। और वो ये है कि जिन 3 दिन गांव में वो लोग मरे हैं, उन तीनों दिन गांव में इस मंगू ने बांसुरी बजाई थी। पर इससे मरने वालों का क्या लेना देना? कोई नहीं, कुछ तो लेना देना है। तभी अचानक से मंगू के हाथ से बांसुरी गिर जाती है और हवा में उड़ती है। बांसुरी में से चुड़ैल बाहर निकलती है। सही कहा तूने शैलू। ये मंगू ने जिन दिनों भी बांसुरी बजाई, उन्हीं दिनों गांव में कोई ना कोई मरा। और जानता है ऐसा क्यों? क्योंकि मैंने मारा उन्हें और मैं आगे भी मारूंगी। ओए पार, तो हमारे गांव में आई क्यों और ऐसा क्यों कर रही हो? हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? और उस इंसान ने मेरा कुछ बिगाड़ा है जो औरत को इंसान ही नहीं समझता। कई साल पहले मुझे भी मेरे पति ने मार डाला था, क्योंकि 2 बेटियां जो पैदा की थी मैंने। अपने पति से तो मैं अपना बदला ले चुकी, पर तब से लेकर अब तक इस बांसुरी से एक गांव से दूसरे गांव घूम रही हूँ और हर उस इंसान को सजा दे रही हूँ जो अपने घर में किसी भी औरत के साथ गलत करता है। वो मुन्ना अपनी बीवी को रोज दहेज के लिए मारता था, और वो दीनू कितनी लड़कियों से प्यार का वादा कर उनकी जिंदगी बर्बाद कर चुका था। और वो हरिया अपनी छोटी सी बेटी को पैदा होते ही छोड़ आया, क्योंकि उसे बेटा चाहिए। ऐसे हर इंसान को सबक सिखाऊंगी मैं। इस गांव से मेरा काम पूरा हुआ, अब मैं कहीं और जाऊंगी और ऐसे राक्षसों को ढूंढूंगी। पर अगर इस गांव में भी दोबारा किसी औरत के साथ गलत हुआ तो लौट आऊंगी मैं। विनय, मंगू और शैलू तीनों उस चुड़ैल को जाता हुए देखते हैं। जिंदगी का एक बहुत बड़ा पार्ट लिए अपने अपने घर की ओर चल देते हैं। भानगढ़ का नाम तो आप सभी ने सुना है। देश ही नहीं, दुनिया की सबसे ज्यादा हॉन्टेड साइट्स में से एक है भानगढ़ का किला। लेकिन क्या आपको पता है कि यह किला भूतिया कैसे बना? कुछ लोग इस बात पर यकीन नहीं करते, लेकिन हमें करना पड़ा। मैं, विनय और मेरे दोस्त चारू और रोहित। यार, ये किला तो कमाल है। पता नहीं लोग इसे भूतिया क्यों कहते हैं। कुछ नहीं, बस गांव वालों के एंटरटेनमेंट की स्टोरीज हैं। मैं इन बातों पर यकीन नहीं करता, लेकिन पूरी तरह से झूठ भी नहीं मानता। बस हमें सतर्क रहना चाहिए। दोस्तों, मेरे ख्याल में अब हमें इस किले से बाहर निकल जाना चाहिए। हट्टू है क्या? आज रात यही रुकते? आखिर हमें भी तो पता लगे भैया कि ऐसा क्या है इस किले में जो सिर्फ भूतिया बनाता है। वहाँ सामने क्या है? चलो चलकर देखते हैं। ओम सिम होम क्रीम श्रीम चामुंडाय विच्चै। ओम सिम होम क्रीम क्रीम चामुंडाय विच्चै। ओम त्र्यंबकं यजामहे। ओम त्रिम क्रीम क्रीम चामुंडाय विच्चै। अब वो खूबसूरत राजकुमारी मेरे वश में होगी और मैं इतने सालों की अपनी हसरत पूरी करूंगा। मेरे अंदर की हवस राजकुमारी को अपनी बाहों में भरने को बेताब है। बाजार की रौनक देखकर लग रहा था मानो कोई त्योहार है। सभी अपनी अपनी खरीदारी में व्यस्त थे। एक लड़की इत्र खरीदने आई थी। कोई आम इत्र नहीं, बल्कि शाही इत्र। राजकुमारी ने शाही इत्र मंगवाया है। दुकानदार इत्र की बोतल, वही जो तांत्रिक के हाथ में थी, देता है और लड़की महल में चली गई।
वो लड़की बोतल राजकुमारी को देने ही वाली थी, तभी ये इत्र कहाँ से लाई हो? उसी व्यापारी से जिससे हमेशा लाती हूँ। लेकिन आज इसमें कुछ अलग है, कुछ रहस्यमय। इसे फेंक दो। बोतल पत्थर पर गिरी और फूट गई। सारा इत्र पत्थर पर उतर। तांत्रिक, अब तक तो वो राजकुमारी ने इत्र लगा लिया होगा। अब वो राजकुमारी सीधे मेरे पास खिंची चली आएगी। सीधे मेरे सीने पर लग जाएगी। इधर इत्र वाला पत्थर उड़ता हुआ आया और तांत्रिक उसे देखता रहा और उसकी छाती पर पत्थर लगा। तांत्रिक मर रहा है। मेरे साथ धोखा। मैं सिर्फ ये शरीर छोड़ रहा हूँ। उस राजकुमारी को पाने की हवस नहीं। मैं इंतकाम लूंगा, वापस लौटूंगा। कुछ दिन यूं ही बीत गए। राजकुमारी के विवाह की तैयारियां चल रही थी। माहौल एकदम उत्सव वाला था। सारा शहर सजा था। अब वर वधू का मंगलसूत्र पहनाए। हे भगवान, ये क्या हो गया? किस पाप की सजा दी है मुझे? मेरा तो जीवन ही तबाह हो गया। तूने मेरी इच्छा का मान करके अच्छा नहीं किया था राजकुमारी। तुझ पर सिर्फ मेरा हक है। जो भी तेरे करीब आएगा उसे ऐसे ही मरना होगा। तू सिर्फ मेरी है, सिर्फ मेरी। मैं तो सुहागन होने से पहले ही विधवा हो गई। अब इस जीवन का कोई मतलब नहीं। राजकुमारी हवन में बैठ गई और चलने लगी। माँ बाप रो रहे। इंतकाम की आग बरसों तक जली हुई साग में अब लूंगी इंतकाम। ओए, क्या हुआ तुझे? ठीक तो है ना ड्रामा क्वीन? हाँ, मैं ठीक हूँ। बस थोड़ा अच्छा फील नहीं हो रहा। तेज हवाएं, पत्ते और कुछ चीजें उड़ने लगी। हवा गोल घूम रही है। कुछ ऐसे ही फिर तांत्रिक प्रकट हुआ। जन्मों जन्मों का प्यासा है जिस्म मेरा। तुम्हारे इंतजार में तड़प रहा था। आखिर तुम्हें आना ही पड़ा राजकुमारी। हमारे सामने एक बहुत ही भयानक और विशाल गाय जल्लाद खड़ा था। लेकिन वो राजकुमारी किसे कह रहा था? क्या चारू को? जन्मों पुराने जख्मों को फिर से कुरेदा है तूने। अब इस किले में सैलाब आएगा। हमें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, लेकिन डर बहुत ज्यादा लग रहा था। मैं और रोहित कुछ भी नहीं समझ पा रहे थे कि चारू को अचानक क्या हुआ है। हम कुछ समझ पाते उससे पहले एक जोरदार झटका लगा और हम दोनों कोने में जा गिरे। यही इत्र मेरी दवाई का कारण था ना। इसी इत्र के सहारे तूने मेरे जिस्म को पाने की कोशिश की थी ना। मेरी ख्वाहिश अधूरी रह गई थी, इसलिए इस किले में इतनी सदियों से भटक रहा था। लेकिन अब तुझ पर काबू करके मैं अपनी ख्वाहिश पूरी करूंगा। तांत्रिक चारू पर भारी पड़ा और उसे पीछे से पकड़ लिया। कुछ देर ऐसे ही फिर राजकुमारी के हाथ से वो इत्र की बोतल तांत्रिक के ऊपर गिरी और वो तड़पने लगा। तूने अच्छा नहीं किया राजकुमारी। मैं अब भी यही भटकता रहूंगा। तुझे भी चैन से नहीं जीने दूंगा। अब ऐसा नहीं होगा। सिर्फ तेरा अंत होगा। ये कोई आम जल नहीं, बल्कि कैलाश पर्वत का जल है। तेरी हवस भी तेरे साथ ही जलकर भस्म होगी। तांत्रिक मर चुका था।
मुझे और रोहित को उस अंधेरे किले में अपने सामने एक डायन खड़ी दिखाई दे रही थी। पहले वो हमारी दोस्त थी, लेकिन अब उसका भयानक रूप और गुस्से से भरी लाल आंखें देखकर हम दोनों बुरी हालत में थे। तभी वो डायन हमारी तरफ बढ़ी और डरावनी आवाज में बोली, तुम दोनों यहाँ से चले जाओ और वापस यहाँ पर कभी मत आना। यह जगह अगले कुछ सालों तक शापित है। 70 साल बाद आने वाली सावन की पूर्णिमा को यह जगह श्राप मुक्त होगी और मुझे भी मुक्ति मिलेगी। ऐसा कहकर वो डायन अंधेरे में कहीं ओझल हो गई और हम दोनों दोस्त एक दूसरे का हाथ पकड़कर जल्दी जल्दी उस किले से बाहर निकले। उस रात हमने अपनी एक बहुत प्यारी दोस्त को खो दिया, लेकिन इस बात की खुशी थी कि इतने भयानक मंजर से हम जिंदा वापस लौटे थे। कुछ लोगों के लिए भूत होते हैं और कुछ लोगों के लिए नहीं, लेकिन हमारे पास अब एक वजह थी। गुंजन आज बहुत एक्साइटेड थी। हो भी क्यों ना, वो गांव की पहली लड़की थी जिसकी दूसरे गांव में एक सरकारी बैंक में नौकरी लगी थी। माँ पापा बैंक के पास ही एक घर में उसे शिफ्ट कराकर अपने गांव लौट गए थे। बैंक में रिपोर्ट करके आने और घर जमाने में कब रात हो गई उसे पता ही नहीं चला। मैं पहले नहा लेती हूँ, फिर खाना खा के आराम करूंगी। ये आवाज कहाँ से आ रही है? रसोई में तो नल ही नहीं है, शायद बाथरूम से आ रही होगी। जब उसने बाथरूम का दरवाजा खोला तो देखा ये आवाज बाथरूम से नहीं बल्कि बाथरूम के पीछे से आ रही है। जाकर देखूं क्या? वो अपने घर से बाहर निकलकर पीछे जाती है और वहां देखती है तो एक नदी दिखाई देती है और उसके किनारे एक औरत। वो उस औरत के पास जाने लगती है तो अचानक बहुत तेज बारिश होने लगती है और आंधी तूफान आने लगता है। वो लौटकर वापस आ जाती है, फिर आवाजें बंद नहीं होती। उसे डर तो लगता है और फिर उसे नींद लग जाती है। ये सिलसिला 4-5 दिन तक चलता रहा। गुंजन से जब नहीं रहा गया तो उसने अपने सहकर्मी शर्मा जी से पूछा, शर्मा जी आप यहाँ पर कितने दिनों से हैं? 2 साल से। बस 1 साल और फिर मैं ट्रांसफर ले लूंगा। अरे वाह, अच्छा आपने इस गांव में कुछ अजीब सा महसूस किया है क्या? मतलब? अरे मतलब आवाज या कोई घटना? आप वो रात की नदी की बात कर रही हैं क्या? हाँ, वो दिन में दिखाई नहीं देता पर रात में दिखता है। जब नई पोस्टिंग हुई थी तब गया था एक बार देखने। आज रात में आता हूँ, साथ में चलेंगे देखने। हाँ ठीक है। गुंजन रोज रात में आने वाली आवाजों से डरने लगी थी। उसने सोचा आज वो पता करके ही रहेगी। 10 बजे खा पी कर शर्मा जी आ गए गुंजन के दरवाजे पर। गुंजन भी इंतजार कर ही रही थी। दोनों नदी की तरफ चल दिए। आपने सुना? हाँ यार, हम वापस चलते हैं, मुझे डर लग रहा है। मैं तंग आ गई हूँ रोज रोज की आवाजों से। आज तो मुझे पता ही करना है। कल घर बदल लेना, मैं हेल्प कर दूंगा। अरे चलिए चुपचाप। वो लोग आगे बढ़ते हैं। नदी के पास उन्हें 6 औरतों का समूह रोकते हुए दिखता है। बड़ी हिम्मत करके गुंजन उनके पास जाकर पूछती है, क्या हुआ? आप सब इतनी रात में यहाँ क्या कर रही हैं? मेरे पति ने मुझे घर से निकाल दिया। क्यों? तुम्हें भी तुम्हारे पति ने घर से निकाल दिया क्या? नहीं, क्या आप सबको घर से निकाल दिया गया है?
हाँ। क्यों? और आप सब यहाँ रो क्यों रही हो? अपने हक के लिए आपको लड़ना चाहिए। इस गांव के जो ठाकुर साहब है ना, उनके घर का रिवाज है कि उस घर की हर पीढ़ी की बड़ी बहू को शादी के 1 हफ्ते के अंदर मार दिया जाता है। ये कैसा रिवाज है? मार दिया जाता है मतलब? मैं तीसरी पीढ़ी की हूँ। ये मेरी सास है और ये मेरी सास की सास। ये मेरी बहू है और ये मेरी बहू की बहू और ये बहू की बहू की बहू। इतनी सारी पीढ़ियां एक साथ कैसे? हम सबको मार दिया ना। ये कहते हुए इन सब के रूप बदल गए और देखते ही देखते वो सब हवा में तैरते हुए गुंजन के चारों तरफ घूमने लगी। अब तो शर्मा जी की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई और वो वही ढेर हो गए। डर तो बेचारी गुंजन भी रही थी, पर वो अभी भी मूर्छित होने की कगार पर नहीं पहुंची थी। तुम्हें पता है, शापित नदी हमारे आंसुओं से बनी है और इसे शाप मिला था कि जिस दिन कोई जिंदा लड़की इस नदी के करीब आकर हमसे बात करेगी, उस दिन हम सबको हमारे साथ हुए अन्याय का बदला लेने की शक्ति मिल जाएगी। गांव के लोगों को तो ये बातें पता थी, इसलिए कभी कोई नहीं आया, पर आज तुम आई हो। मैं मरना नहीं चाहती। अब आपको आपकी शक्ति मिल गई ना, अब मैं जाती हूँ। ऐसे कैसे जाती हूँ? जब तक हम सबको मुक्ति नहीं मिल जाती, तब तक हमें रोज रात में प्रकट होना पड़ेगा। अब तुम हमारा प्रतिशोध पूरा कर कर ही मुक्ति पाओगी। मुझे क्या करना होगा? और उसके बाद आप लोग मुझे तो नहीं मार दोगे ना? तुम तो हम सब के लिए देवी बनकर आई हो, तुम्हें क्यों मारेंगे? तुम बस चल के ठाकुर का दरवाजा खुलवाओ, बाकी हम सब संभाल लेंगे। अब तक शर्मा जी को भी होश आ चुका था। अब गुंजन और शर्मा जी आगे आगे और वो आत्माएं उनके पीछे पीछे ठाकुर के घर की तरफ चल दिए। गुंजन ने ठाकुर का दरवाजा खटखटाया। कौन है इतनी रात में? ठाकुर साहब, मैं हूँ, दरवाजा खोलिए। ठाकुर ने दरवाजा खोला। हवा की तरह वो आत्माएं अंदर घुसकर यहाँ वहां तैरने लगी। कहाँ है हमारी सौतने? ठाकुर साहब के परिवार के सब लोग जाग गए थे और हॉल में इकट्ठा हो चुके थे। आप सब कौन है और कहां से आ गई? हम अपनी अपनी पीढ़ी की बड़ी बहू है, जो इस घर में मार दी गई। अब तुम सब मरोगे। इसी में पूरे खानदान की भलाई थी। अभी मेरे पोते की भी पहली बीवी आएगी, तो आप भी लोगों को संभालना है। हम पहले तुझे ही संभालते हैं ना। देखिए, हम जानते हैं कि ये बहुत गलत रिवाज है और मैं भी इसके खिलाफ हूँ। हमने दादाजी को तो मार दिया, पर अब कृपा करें हम पर और हम में से किसी को ना मारे प्लीज। पहली बार इस घर में किसी मर्द ने सही बात कही है। चलो, हम तुम लोगों को छोड़ देंगे, पर एक बात गांठ बांध लो कि अब इस घर में किसी बड़ी बहू की हत्या नहीं होगी। हम लोग आपसे वादा करते हैं। आज से वो रात की नदी नहीं दिखाई देगी लोगों को, लेकिन जिस दिन इस घर में इतिहास दोबारा दोहराया गया, हम उस दिन फिर वापस आएंगे। ये कहकर वो आत्माएं वहीं अंदर ध्यान हो गई।